बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कैसे है बोन्स की। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास माइक्रोस्कोपी के लिए जो होती है, जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं, तो या तो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होगा या कैंसिलस और स्पंजी बोन होगा। कॉम्पैक्ट बोन जो है इसमें दो चीज़ें याद रखें कि डेंस होगा। ठीक है, पहली सेंटेंस यही है कि इट इज़ डेंस होगा। ठीक है, और ये स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसकी मैनिफेस्टेशन यानी इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, सो जो लॉन्ग बोन के कॉर्टेक्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन में एक यहाँ पे मेडुलरी कैविटी होती है और साइड पे ये जो जगह होती है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स होती है उसमें हम इसकी मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं कि अच्छा इसमें कौन सी फीचर्स है। तो ये इसका मतलब ये है। फिर है कि ये बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस के लिए एक एडेप्टेशन है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से फोर्सेस पे लगाऊँ तो ये इतना ज़्यादा एडाप्टेड है। ये जो हार्ड बोन है इसको हम कम्पैक्ट बोन कह सकते हैं ना। तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कम्पैक्ट बोन है। मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको अभी दिखाता हूँ दूसरे स्लाइड में। लेकिन यहाँ तक जो कम्पैक्ट बोन है ना, तो कहते हैं कि ये इतना स्ट्रांग है कि अगर आप फोर्स लगाए तो ये टूटेगा तो सही, लेकिन ये कभी बैंड और ट्विस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसके लिए एक एडेप्टेशन है। फिर आ जाते हैं कैंसिलस या फिर स्पंजी बोन। इसको हम ट्रेबिकुलर बोन भी कहते हैं, इसलिए कि अगर आप देखें ना तो ये कम्पैक्ट बोन होती है, इसमें बस सीधा सीधा बोन होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो जगह है जिसको स्पंजी बोन कहते हैं, अगर आप देखें ना ये जो चिकन की हड्डी होती है उसमें भी ऐसा होता है। तो उसमें इस तरह देखो बोन्स जो है उसकी ऐसे प्लेट्स टाइप होती है। तो एक तो ये पोरस हो गया, दैट मीन्स कि ये ओपन टाइप है। ठीक है, ओपन इन टेक्सचर। ठीक है, एंड इज मेड ऑफ मैशवर्क ऑफ ट्रेबिक्यूलाई। और ये जो प्लेट्स एंड रॉड्स वगैरह गई है, सो इनको हम कहते हैं ट्रेबिक्यूलाई। ठीक है, और इनके दरमियान जो स्पेसेस है तो इनमें क्या होगा, इनमें बोन मैरो होगा। ठीक है, अच्छा द ट्रेबिक्यूलाई मैशवर्क्स जो है वो हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है, या तो रॉड के फॉर्म में होगा, रॉड्स एंड प्लेट्स, एंड मैशवर्क ऑफ प्लेट्स। ठीक है, तीन तरह की हो सकती है। अच्छा, फिर ये हमारे पास जो है ना, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग ऐसी चीज़ें सीखोगे ना कि आपने ज़िंदगी भर कभी नहीं सीखे होंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये लोग कंफ्यूज होते हैं। हमें खुद भी कंफ्यूज होती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह को क्लियर होंगे। देखिए, कैंसिलस बोन इज एन अडेप्टेशन टू कंप्रेसिव फोर्स। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, कंप्रेसिव, टेंसाइल और बेंडिंग, इन सब फोर्सेस को इकट्ठा सेम ले लेते हैं। तो देखिए, कंप्रेसिव फोर्स का मतलब ये है कि अगर ये फीमर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये फीमर है। ठीक है, और आपने कोई वेट लिफ्ट किया है। ठीक है, तो जो सबसे पहले प्रेशर आएगा वो इसी एरिया पे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखो ये थोड़ा सॉफ्ट सा है ना, मैंने कहा कि स्पंजी बोन है, एज द नेम इंडिकेट। तो ये उस जो ऊपर से पूरी बॉडी का उसके ऊपर वेट है। ठीक है, और आपने कोई और हैवी वेट उठाया तो वो इसको क्या करेगा, वो उसको कंप्रेस करेगा। लेकिन अगर ये हार्ड होता तो खदशा था कि ये टूट जाता। लेकिन ये उसकी जो कंप्रेसिव फोर्स है उसको क्या कर रहा है, उसको डैम्प कर रहा है। सो वी कैन से कि इट इज एन अडेप्टेशन टू कंप्रेसिव फोर्सेस। ठीक हो गया ना। फिर हमारे पास है अच्छा ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं वोल्फ्स लॉ। ठीक है, कि व्हाट इज वोल्फ्स लॉ। तो वोल्फ्स लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं जरा चाहता हूं कि आप लोगों को बोन की एक मॉडल दिखाओ यहाँ पे। ये अच्छा देखें, ये ऐसा मॉडल है, या इसको चले मैं बाद में बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहले जो है ना हम अपना ये वाला डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, तो वोल्फ्ला ये कहती है कि द बोन फॉर्मेशन जो होती है, कि बोन की फॉर्मेशन में इसको अंडरलाइन करूंगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब ये है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का मतलब आप ले ले फोर्स। ठीक है, और उसमें जो है ना कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स। जिस तरह मैंने कहा कंप्रेसिव एंड टेंसाइल का मतलब यहाँ पे वो बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग वाला फोर्स, और कंप्रेसिव का फोर्स वही है। ठीक है, अच्छा, तो ये कहते हैं कि विच कैन स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन प्रॉपर कंडीशन। याद रखिएगा, इसकी मिसाल हम ऐसे याद दे देते हैं ना, कि आपने कभी ये बात सुनी होगी कि अगर कोई शूज़ है, ठीक है, और उन शूज़ को आप यूज़ नहीं करते तो क्या वो ख़राब होंगे कि नहीं होंगे, या उनको आप पॉलिश नहीं देते। ठीक है, तो जब वो ख़राब होंगे उसकी मिसाल ऐसी है, अगर आप बोन्स को यूज़ नहीं करेंगे तो ये ख़राब होगा, उनकी क्या हो जाएगी, एट्रफी। जब कोई चीज़ खराब होती है हमारी बॉडी में और उनके सेल्स डाई होते हैं तो इनको हम कहते हैं एट्रफी, तो उसकी एट्रफी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको बार बार यूज़ करोगे तो वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज है जो हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि एक्सरसाइज करें। तो वो इसीलिए कि ये वोल्फ लॉ के कॉन्सेप्ट पे भी बनी है। तो वोल्फ लॉ का एक कंसेप्ट एक्सरसाइज भी है, इसलिए कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके बोन्स यूज होंगे। ठीक है ना। तो जो बोन यूज होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये और भी स्ट्रांग होंगे। बोन की फॉर्मेशन ये चूंकि डायनामिक प्रोसेस है तो ये और भी स्ट्रांग होगा अगर उसके ऊपर फोर्सेस होंगे। ठीक है ना।
इसीलिए जो लोग बाज़ारों में होते हैं और जो लोग जो सामान को हैवी लिफ्टिंग करते हैं, तो उनके अगर आप बोन्स देखें ना, तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल जो कि एज वो चीज़ें उठाते नहीं है, उनकी जो बोन डेंसिटी होती है या फिर जो बोन की स्ट्रेंथ होती है वो उतनी नहीं होती, वो कम होती है। ठीक हो गया ना। अच्छा, तो एक चीज़ ये हो गया। फिर हमारे पास है कि द आर्किटेक्चर ऑफ द कैंसरस बोन इज ऑफन इन टर्म्स ऑफ द ट्रेजेक्टोरियल थ्योरी। ठीक है, फिर दूसरी भी थ्योरी है और उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्टोरियल थ्योरी। ठीक है। सो दस द अरेंजमेंट ऑफ बोनी ट्रेबिक्युलाई, ठीक है, जिसको हमने, अच्छा ट्रेबिक्युलाई को हम लेमेलाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ट्रेबिक्युलाई जो है ना वो थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं, एंड लेमेलाई जो है दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है। सो इट इज गवर्न्ड बाय द लाइंस ऑफ द मैक्सिमम इंटरनल स्ट्रेस इन द बोन. Pressure lamellae are arranged parallel to the line of the wet transmission, whereas the tension lamellae are arranged to right angle to pressure lamellae. ठीक हो गया ना। अच्छा, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेशर लेमेलाई जो होती है वो पैरेलल टू द लाइन ऑफ वेट ट्रांसमिशन। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वेट रखा ना, यहाँ पे, ठीक है, तो जो प्रेशर लेमेलाई है ना वो उसकी क्या होंगे, वो उसके पैरेलल होंगे। ठीक है। पता नहीं मैं एक चीज़ उसमें भूल रहा हूँ, इस लॉ में मैं आपको बताने वाला था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसी बार बार माइंड में वो आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो बात याद दिलाऊँ और फिर आपको बताऊँ। अच्छा अच्छा, ये वाली बात थी, चले तो बात यूँ है कि अगर फॉर एग्जांपल टेनिस का कोई प्लेयर है ना, टेबल टेनिस तो खैर नहीं कह सकते, वो दूसरा टेनिस नहीं होता, जो कोर्ट उसमें होता है, फॉरगेट एग्जैक्ट नेम राइट नाउ बस नाम मैं भूल रहा हूँ क्योंकि पहले तो बात भूल गया था, अब नाम भी भूल रहा हूँ। तो उसी प्लेयर का जो वन हैंड यूज करता है ना, उसकी बोन डेंसिटी एज कम्पेयर टू अदर हैंड वो स्ट्रांग होगी, इसलिए कि वो उसको यूज कर रहा है, दूसरे को यूज नहीं कर रहा है इतना खास, उसी पे वो बार बार मार रहा है ना बाल को। ठीक है। तो ये हो गया। तो हम कहते हैं कि इट इज गवर्न बाय द लाइन। अच्छा ये, अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन अभी करवा रहा हूँ, तो इसको मैं जरा तफसील से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा उस सोच में था। सो दस द अरेंजमेंट ऑफ बोन ट्रेबिकुलाई इज गवर्न बाय द लाइंस ऑफ द मैक्सिमल इंटरनल स्ट्रेस इन द बोन। ठीक है। ट्रेबिकुलाई लेमेलाई सेम चीज है, लेकिन ट्रेबिकुलाई माइक्रोस्कोपिक है, इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेमेलाई जो है थोड़ा सा फिर माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। बहरहाल आप इसको सेम भी कह सकते हो। ठीक है। सो प्रेशर लेमेलाई आर अरेंज पैरेलल टू द लाइन ऑफ वेट ट्रांसमिशन, यानी कि यहाँ पे अगर प्रेशर हो रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर के लेमेलाई होंगे वो उसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है। वेयर इज टेंशन लेमेलाई लेमेलाई, अगर इसमें कोई टेंशन है, कोई और तरह से फोर्स पे लग रहा है, सो वो उनको परपेंडिकुलर होंगे, जिस तरह ये है। ठीक हो गया ना। ये इसके ऊपर जो है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये एट राइट एंगल है इसी को। ठीक है। ये फॉर एग्जांपल वो उधर से इस तरह आ रहे थे ना, और ये इस तरह जा रहे थे, देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है जब यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर 90 डिग्री। ठीक है। द कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द प्रेशर लेमेलाई फॉर्म बोनी बटरस फॉर एडिशनल सपोर्ट लाइक कैलकर फेमोराइड। ठीक हो गया ना, यहाँ तक तो समझ आपको आ जाती है, ये तो ईजी था। फिर है माइक्रोस्कोपिकली हम बोन्स को कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें हमारे पास है लेमेलर बोन। सो मोस्ट ऑफ द मैच्योर ह्यूमन बोन विद कंपैक्टेड कैंसर इज कंपोज्ड ऑफ थिन प्लेट्स ऑफ बोनी टिश्यू कॉल्ड लेमेलाई। ठीक है। तो मैंने कहा कि वो लेमेलाई होती है बोन के टिश्यू, और अगर हम माइक्रोस्कोपी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपी के लिए मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास देखो ये एक सिस्टम है ना, मैं आपको दूसरे इसकी डायग्राम दिखाऊंगा दूसरे स्लाइड पे जाके, लेकिन ये समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होता है, जो जो बोन की टिश्यू होती है माइक्रोस्कोपिकली वो अरेंज होती है लेमेलाई में। ठीक है। और जो कैंसिलस बोन है, ठीक है, कैंसिलस स्पंज बोन में वो लेमेलाई में अटैच होती है। ठीक है। या पाइल्स में अटैच होती है। ठीक है। जिसको हम ट्रेबिकुलाई भी कह सकते हैं, बट इन कंसेंट्रिक सिलेंडर्स यानी कि हैवर्शन सिस्टम उसमें होगा, या सेकेंडरी ऑस्टियन उसको हम कहते हैं, किस चीज़ में, कॉम्पैक्ट बोन में। ठीक हो गया, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है। फिर है वोवेन बोन। सो जो फीटल के बोन होते हैं, या आफ्टर द फ्रैक्चर के बाद जो रिपेयर हो जाती है एंड कैंसर ऑफ द बोन में, तो उसमें उसको में जो बोन होती है, जब कैंसरस कोई बोन हो, ठीक है, उसको अगर आप देखें तो वो वोवेन बोन कहलाया जाता है। फिर फेब्रस बोन है, तो वो यंग फीटल बोन्स, जिस तरह हमने कहा, ठीक है, बट आर कॉमन इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया। लेकिन वो ह्यूमन में था, अब ये रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया में कॉमन है। ठीक है। डेंटिन एंड सेमेंट विच आर द पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, द टीथ, तो उसका जो अगर माइक्रोस्कोपी के लिए देखें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो भी उसकी तरह है, हमारे बोन्स की तरह है। तो हम माइक्रोस्कोपी के लिए कह सकते हैं कि जी इनकी 5 क्लासिफिकेशन है, लेमेलर बोन होती है, वोवेन बोन होती है, फेब्रस बोन होती है, डेंटिन एंड सेमेंट वो भी हमारे पास होता है। ठीक है।
अच्छा, कॉम्पैक्ट बोन है। सो इसकी ज़रा मैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट लॉन्ग बोन ज़रा ये देख लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ सारा कुछ। लेकिन ज़रा देखें लोकेशन क्या है। कॉम्पैक्ट बोन जो है, ये पूरा शाफ्ट अगर है तो देखें, इसका जो ये ऊपर पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्पंजी बोन, ठीक है। और ये जो नीचे पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड स्पंजी बोन। दरमियान में ये जो सारा बोन आ गया, ये ठीक है। तो इस बोन को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे हो गया, और इसको हम डायफाइसिस भी कहते हैं या शाफ्ट भी कहते हैं। तो कॉम्पैक्ट बोन हमारे पास जो होता है ना, वो एपिफाइसिस में नहीं होता, वो शाफ्ट में होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो लेमेलाए है। तो जिस तरह हमने कहा कि कंपैक्ट बोन में वो हैवेरेशन सिस्टम में होंगे, जबकि कैंसरस बोन में वो मैशवर्क में अरेंज होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं बोन मैरो के हवाले से। सो येलो बोन मैरो जो कंपैक्ट बोन में होती है वो येलो होती है, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी, बट इट इज रेड बिफोर प्यूबर्टी। यानी बिफोर प्यूबर्टी जो है उसमें हेमेटोपोइसिस हो सकता है, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो सकती है, सो वो रेड होती है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी वो येलो हो जाती है, उसमें फैट्स की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। फिर वो उसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब रेड है, सो आरबीसीज की प्रोडक्शन करेंगे, ग्रैनुलर सीरीज और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की भी करेंगे। एंड जो नेचर में होते थे ये हार्ड एंड आइवरी लाइक, एंड ये स्पंजी होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ठीक है। तो ये ज़रा मैंने थोड़ी सी कंपैरिजन करवाई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। अच्छा, हमारे पास जो है ग्रॉस फीचर्स ऑफ द एडल्ट लॉन्ग बोन। तो नेकेड एग्जामिनेशन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लॉन्ग बोन और द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है शाफ्ट। तो शाफ्ट एक है, शाफ्ट इस वाली पोर्शन को हम कहते हैं, मैंने जिस तरह ये कहा ना, शाफ्ट या इसको हम डायफाइसिस कहते हैं। और उसकी जो ये एरिया थी, ये वाला देखें, ये जो सारी एरिया थी ना, इस एरिया को हमने कौन सा एरिया कहा, इसको हमने कहा कि दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। दरमियान में हमारे पास कैविटी थी, जिसमें हमारे पास जो है येलो बोन मैरो पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो ये था। फिर पेरिओस्टियम इज अ थिक fibrous membrane covering the outer surface of the membrane. It is made of an outer fibrous layer and an inner cellular, जिसको हम जो है osteogenic होता है, ठीक है। Periosteum is united to underlying bone by Sharpie's fibers, and the union is particularly strong over the attachment of the tendons and ligaments. अच्छा, अब देखें, अब बोन की स्ट्रक्चर ये आ गई, ठीक है। अब देखो, ये जो इसका वो है ना स्टूडेंट्स, ये ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। पेरी मीन्स जो उसके पेरिफेरी में है, यानी कि उसकी साइड पे है, ठीक है। और ऑस्टियम का मतलब ये होता है जो बोन होता है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस बोन से यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू के इस तरह कुछ फाइबर्स गए हैं, इन फाइबर्स को हम कहते हैं शार्पीज फाइबर्स, ठीक हो गया ना। और ये वो कंपैक्ट बोन है, ठीक है, ये जो येलो कलर ये वाला है। और यहाँ पे हमारे पास कैविटी है, तो इसको हम कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। और मेड्यूलरी कैविटी में क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है। और ये रेड रेड क्या है, ये एपिफाइसिस है, ठीक है, ये एपिफाइसिस है। और अगर आप ये येलो देखें, सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ प्लेट, ठीक है, या इसको हम कहते हैं एपिफाइजल प्लेट, एपिफाइजल प्लेट, ठीक है। और ये हाइलिन, इसके जो नेचर है वो हाइलिन कार्टिलेज होती है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेजिनस होती है। अच्छा, एक स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये बात कि जो हमारे पास इसके जो ये पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसमें अभी तक कैविटी नहीं होती, कैविटी यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ से लेकर ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला, ये और उसका जो ये वाला एरिया है, तो इसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। क्योंकि देखिए, ये एपिफाइसिस, दो एपिफाइसिस के दरमियान में हमारे पास मेटाफाइसिस होता है। क्या होता है, मेटाफाइसिस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा दोबारा जाके अपना पलट लेते हैं कि उसमें आगे की क्या चीज़ें हैं। अच्छा, शॉर्ट पीस फाइबर्स हो गया। फिर है एट द आर्टिकुलर मार्जिन द पेरिओस्टियम इज कनेक्टेड विद द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। अच्छा, फिर देखो, अगर हमारे पास कोई यहाँ पे जॉइंट बन रहा है ना, तो ये जो पेरिओस्टियम है, तो ये इसी तरह से जाके ये ऊपर से दूसरा बोन होगा, तो ये कैप्सूल के साथ जो है ना क्या होगा, कैप्सूल के साथ जो जॉइंट का कैप्सूल है, तो उसके साथ ये कंटिन्यू होगा। लेकिन ये ऊपर एपिफाइसिस पे नहीं होगा, ठीक है। एपिफाइसिस पे क्या होगा, एपिफाइसिस पे हमारे पास यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज लगा होगा। कौन सा कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज लगा होगा, ठीक हो गया ना। अच्छा, तो अभी हम फिर डिस्कस करते हैं कि द कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ द कम्पैक्ट बोन। अच्छा, ये जो जगह मैंने कहा था ना यहाँ पे रेड, तो ये कॉर्टेक्स भी हम इसको कहते हैं, ये कम्पैक्ट बोन होता है विच गिव इट डिजायर्ड स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड, ओके। फिर मेडुलरी कैविटी, वो हमने बात की है, रेड विद स्प्रेड हेमेटोपोइसिस, ठीक है, ये सारी बातें हम हमारी एक दफ़ा हो चुकी हैं। फिर है रेड बोन मैरो परसिस्ट इन द कैंसरस एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है। रेड बोन मैरो जो होती है ना, वो कैंसरस बोन्स में थ्रू आउट द लाइफ होती है, ठीक है, पहले भी होती है, बाद में भी होती है।
और उसके अलावा कहाँ कहाँ पे होती है, तो लॉन्ग बोन में होती है, ये स्टर्नम में भी हो सकती है, रिब्स में, इलियक क्रेस्ट एंड वर्टेब्राई एंड स्कल बोन्स, द रेड बोन मैरो इज फाउंड थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है। फिर उसकी टू एंड्स है, सो मेड ऑफ द कैंसरस बोन्स कॉर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज, दोनों एंड पे जो है हाइलिन कार्टिलेज है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, आपको ये एक एंड है एपिफाइसिस, एक ये एंड एपिफाइसिस है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों तो एपिफाइसिस है। तो सिंपल सी बात है ना, ये अगर टूवर्ड्स क्या है, ये एपिफाइसिस जो है ना, ये टूवर्ड्स द हेड है, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड द प्रोक्सिमल एपिफाइसिस एंड दिस वन इज कॉल्ड डिस्टल एपिफाइसिस। ठीक हो गया। सो पार्ट ऑफ अ यंग बोन, हमने कहा कि द सेंटर शॉर्ट फॉर्म अ प्राइमरी सेंटर बिफोर सिविफिकेशन इज कंप्लीट, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बोन कैन बी डिफाइंड। ओके, तो एपिफाइसिस क्या है? The end and tips of a bone which ossify from secondary center are called epiphysis. What are secondary center? देखिए, बोन के ossification जो हमारे पास होती है ना, जो बोन बनता है, पहले तो ये मेसेनकाइमल टिश्यू होती है ना, जैसे पहले वीडियो में मैंने कहा था। तो अगर ये आफ्टर द बर्थ इसकी ossification होती है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज द ओरिजिन ऑफ द सेकेंडरी। लेकिन अगर उसकी ossification जो है वो बिफोर बर्थ होती है एम्ब्रियोनिक स्टेट में, तो उसको हम कहते हैं कि प्राइमरी सेंटर से इसकी ossification होती है। ठीक है। तो अब जो एपिफाइसिस होती है ना, इनकी इनकी जो ऑसिफिकेशन है वो सेकेंडरी सेंटर से होती है, यानी कि पहले ये अगर कोई कोई पैदा हो जाए या हम पैदा जब होते हैं, तो हमारे एपिफाइसिस नहीं होते। ठीक है ना, आफ्टर बर्थ इनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। फिर इनकी डिफरेंट टाइप्स है, तो सबसे पहले है प्रेशर एपिफाइसिस इज आर्टिकुलर एंड टेक पार्ट्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट। अच्छा, तो प्रेशर एपिफाइसिस जो है ना वो ये है, जिस तरह पहले वीडियो मैंने कहा था कि एपिफाइसिस क्या करता है, ये हमारे पास जो है ना स्पॉन्जी होती है और ये प्रेशर को कंप्रेस करता है, उसको डैम्प करता है। तो ये जो एपिफाइसिस है जिसने जॉइंट बनाना है, अगर हम वेट लिफ्टिंग करें तो ये क्या करेगा, उस प्रेशर को जो है वो या वेट को ट्रांसमिट करेगा। तो ये सॉफ्ट है। ठीक है, तो इसमें हेड ऑफ द फीमर आ गया, लिवर एंड ऑफ द रेडियस आ गया, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। पर ट्रैक्शन एपिफाइसिस वो हमारे पास जो होता है ना वो नॉन आर्टिकुलर होता है, यानी कि वो कोई जॉइंट तो नहीं बनाता है, एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट। ट्रांसमिशन ऑफ द वेट में भी ये टेक पार्ट नहीं करता, तो फिर ये किस चीज़ में होता है? इट ऑलवेज प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू वन और मोर टेंडन्स व्हिच एक्सर्ट अट्रैक्शन ऑन द एपिफाइसिस। द अट्रैक्शन एपिफाइसिस ऑसिफाई लेटर देन द प्रेशर एपिफाइसिस। अच्छा, देखें हमारे पास ये फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम ड्रा करता हूँ यहाँ पे, एंड स्टूडेंट्स वो ये कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक बोन है। ठीक है, और ये उसकी जो है एपिफाइसिस है, ये उसकी जो है एपिफाइसिस है। ठीक है ना। अब इस बोन के ऊपर डियर स्टूडेंट्स देखें कि ये एक आउटग्रोथ टाइप है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये मसल है, तो ये उसकी बेली है और ये यहाँ पे लगा है। तो एक तो ये एपिफाइसिस हो गया ना, तो इस एपिफाइसिस ने क्या करना था, इसने प्रेशर को ट्रांसमिट करना था। अब दूसरा ऐसा एपिफाइसिस है डियर स्टूडेंट्स कि उसने तो प्रेशर को ट्रांसमिट नहीं करना, उसको वो क्या कहते हैं डैम्प नहीं करना, लेकिन उसने अटेंशन और वो उसने आर्टिकुलेशन भी नहीं करना, इसने जॉइंट भी नहीं बनाना, लेकिन उसने टेंडन के साथ अटैच होना है। तो ये मैंने कहा कि ये बेली है मसल का। ठीक है, दिस इज द बेली ऑफ द मसल, और ये कोई आउटग्रोथ सी है इस एपिफाइसिस के नीचे, जिसको हम ट्रोकेंटर कह सकते हैं। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है, सो फीमर, इन केस ऑफ फीमर। ठीक है ना। एंड ट्यूबरकल्स ऑफ द ह्यूमरस, अगर आप ह्यूमरस देखें ना, तो ये फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें दी जाएगी, जो कि आप इसके में पढ़ेंगे, तो मैंने समझाया आपको नहीं है, मैंने कहा आपको टाइम ना लगे, क्योंकि वो फिर दोबारा आप उधर से तफसील से पढ़ोगे जब आप उसकी जो बोन्स है उनकी ऑस्टियोलॉजी करोगे ना। तो ट्रोकेंटर्स यानी थोड़े से आउटग्रोथ और है यहाँ पे। ठीक है ना, और उसको टेंडन्स ऑफ द बोन्स अटैच होते हैं। तो दिस जो आउटग्रोथ है ये भी अ टाइप ऑफ एपिफाइसिस है, बट दिस एपिफाइसिस इज कॉल्ड विच एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ठीक है ना। तो ये देखे, ये तो जॉइंट नहीं बना रहा था, ये तो उसके साइड पे था, और इसको क्या अटैच थे, इसको टेंडन्स ऑफ द मसल्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप याद रखिए। फिर हमारे पास है, अच्छा उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे ज़बरदस्त दी है, देखिए ये ट्रैक्शन एपिफाइसिस है, ये क्या आपको नज़र आ रही है, ये वाला देखें, ये ट्रैक्शन एपिफाइसिस है। ठीक है, ये प्रेशर एपिफाइसिस था क्योंकि ये जॉइंट के साथ लग रहा है। अच्छा, फिर है एटिविस्टिक एपिफाइसिस इज फाइलोजेनेटिकली एन इंडिपेंडेंट बोन। ठीक है, क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट बोन होता है विच इन मैन बिकम्स फ्यूज टू वन अनदर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पूरा स्केपुला है। ठीक है, ये स्केपुला है, और अगर आप देखें ना तो इस साइड पे इसने कलर नहीं किया, इसने यहाँ पे कलर किया, इसको डिनोट किया है, ये वाला जो पॉइंट है ये। तो इसकी एक बीक टाइप ऑफ बोन है,
स्केपुला में। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। ठीक है, तो कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला जो हमारे पास होता है, तो ये पुराने फाइलोजेनेटिक का मतलब ये है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, चूंकि हम तो मैमल्स है, तो मैमल से पहले जितनी भी जो वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है, लेकिन जिनमें बोन्स हो, तो उनमें शायद ये कोई अलग बोन था, लेकिन अब हम में ये डिफरेंट फ्यूज हो गया है, और उसने जो है एक पार्ट ऑफ अ बोन बनाया है स्केपुला का, जिसको हमने यहाँ पे कहा कोराकॉइड प्रोसेस। तो ऐसे जो एपिफाइसिस, जो कि फाइलोजेनेटिकली एन इंडिपेंडेंट बोन था, लेकिन मेल में वो फ्यूज होकर कोई नदर बोन बनाया, तो उसको हमने क्या कहा कि दिस इज कॉल्ड एटिवेस्टिक एपिफाइसिस। और उसकी एग्जांपल मैंने क्या दी? कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला एंड ओस्ट्राइगोनम और लेटरल ट्यूबरकल ऑफ द टेलस। ओस्ट्राइगोनम जो हमारे पास है, सो दिस इज एक्चुअली द पोस्टीरियर, ये क्या है? दिस इज द पोस्टीरियर प्रोसेस। एक होता है हमारे पास किस चीज का? टेलस का। टेलस टार्सल बोन है, ठीक है। यहाँ पे आगे आपको उसमें शायद हो उसका पिक्चर नहीं है, सो देन इट्स ओके, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज क्या है। अगर तो मैं आपको दिखा देता, जो न्यू बुक है उसमें इसका पिक्चर गिवन है, लेकिन ओल्ड जो बुक है तो उसमें इसका पिक्चर नहीं है। बहरहाल इसकी आपको समझ आ गई होगी कि मैं इसको क्या कहना चाह रहा था, कि जो पोस्टीरियर प्रोसेस होता है उसका, ठीक है ना, पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, या प्रोसेस, प्रोसेस खैर हम नहीं कह सकते। सो हमारे पास क्या हो गया कि ये जो अब चीज़ है ना, ये वाला एंड ओस्ट्राइगोनम और लेटरल ट्यूबरकल ऑफ द टेलस। ओस्ट्राइगोनम का मतलब ये है कि ओस्ट्राइगोनम मीन्स व्हाट? अच्छा, एंड ओस्ट्राइगोनम और लेटरल प्रोसेस लेटरल ट्यूबरकल ऑफ द टेलस। ओस्ट्राइगोनम का मतलब है द पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ द टेलस बोन। टेलस एक टार्सल बोन है, इनकी ये कितना तक बोन होता है, न्यू बुक में इसकी पिक्चर गिवन है, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो एक जो लेटरल प्रोसेस है, वो भी पुराने जो हमारे एनिमल्स थे, तो उनमें एक अलग बोन था। ओस्ट्राइगोनम जो कि पोस्टीरियर ट्यूबरकल का दूसरा नाम है ओस्ट्राइगोनम, तो वो भी एक डिफरेंट बोन था, लेकिन यहाँ पे ये फ्यूज होके किसके साथ फ्यूज हुआ है? टेलस बोन है, उसके साथ ये फ्यूज हुआ है, ठीक है, जो कि टॉर्सल बोन है, जो कि फिट में हमारा होता है। फिर एबेरेंट एपिफाइसिस वो हमेशा प्रेजेंट होंगे नहीं, यानी किसी इंडिविजुअल में होगा, किसी में नहीं होगा। ये क्या है? एट द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। अच्छा, ये हमेशा के लिए प्रेजेंट नहीं होती, और एपिफाइसिस एट द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड एट द बेस ऑफ द अदर मेटाकार्पल्स। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। मिनिएचर लॉन्ग बोन अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एपिफाइसिस होती है ना, हमने ऐसे ही कहा था ना डियर स्टूडेंट्स। हमने कहा था कि जो हमारे पास वो होते हैं, अच्छा, तो अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने कहा था कि जो एपिफाइसिस मिनिएचर, अच्छा अगर स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि जो मिनिएचर लॉन्ग बोन्स होती है, तो उसमें जो एपिफाइसिस होता है वो एक ही एपिफाइसिस होता है, उसमें दो नहीं होते। अब वो जो एपिफाइसिस है जिसमें एक था, तो वो हमने क्या कहा था कि नॉर्मली क्या होगा पता है आपको? मैं आपको इसका पिक्चर यहाँ से दिखा देता हूँ। नॉर्मली हमने कहा था ना, हमने कहा था कि जो फर्स्ट बोन है, फर्स्ट कौन सा बोन? फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, तो उसकी जो एपिफाइसिस होगा वो बेस में होगा। बाकी सब की जो नॉर्मली है ना, नॉर्मली एन एन में इसको नॉर्मली कहता हूँ, तो वो टॉप पे होगा, ठीक है ना, यानी कि वो उसके हेड में होंगे, ठीक है, यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे जो है ना, ये कहते हैं कि हर किसी में ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ अब इसमें उल्टा है, एबेरेंट एपिफाइसिस ना। तो ये हर किसी में तो नहीं है, लेकिन अगर किसी में था तो फिर क्या हिसाब होगा कि इसके वाले का ऊपर होगा, जिस तरह ये है, ठीक है, ठीक है। सो हम कहेंगे एपिफाइसिस एट द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है, जो कि एक यूनिक सी बात है, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। एंड एट द बेसिस ऑफ द अदर मेटाकार्पल्स, देखे यहाँ पे इनकी बेसिस में है, यहाँ पे इनकी बेसिस में है, फिर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फिर वो नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं होंगे, इनके बेसिस पे होंगे। तो 5 मेटाकार्पल्स है, तो मैंने आपको ये बताया। अच्छा, अभी मैं जाता हूँ आगे वाले टॉपिक पे, तो दैट इज़ डायफाइसिस। तो वो हमने डिस्कस की है कि दैट इज़ अ शैफ्ट वहाँ पे होता है, और ये सारी चीज़ें। फिर मेटाफाइसिस, सो द एपिफाइसियल एंड ऑफ द डायफाइसिस आर कॉल्ड मेटाफाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये क्या है? ये एपिफाइसिस है कि नहीं है? और ये हमारे पास क्या है? ठीक है, ये जो है ना, मैं इसका जो कलर है मैं चाहता हूँ कि ज़रा चेंज कर दूँ, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी।
या इसी से, हाँ बस ठीक है। अच्छा अब देखें ना डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये एपिफाइसिस था, ठीक है, ये हमारे पास मेटाफाइजल एपिफाइजल प्लेट था, ये एपिफाइजल प्लेट था जिसको हम ग्रोथ प्लेट भी करते हैं, ये कहते हैं, इसमें ग्रोथ होगी, बोन की एलोंगेशन होगी। और ये हमारे पास डायफाइसिस था। अब डायफाइसिस का ये वाला एरिया, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने मेटाफाइसिस कहा था। सो व्हाट इज मेटाफाइसिस? इट इज द एपिफाइजल एंड। ये डायफाइसिस है तो इसका वही एंड जो कि डायफाइसिस के करीब है, एपिफाइसिस के करीब है, इसका वही एंड, डायफाइसिस का वही एंड जो कि एपिफाइसिस के करीब है, तो इस एंड को हम कहते हैं कौन सा एंड? इसको हम कहते हैं द एपिफाइजियल एंड ऑफ द डायफाइसिस इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। समझाई ना आपको इसकी? फिर आगे है कि इसमें जो है इस जोन ऑफ द एक्टिव ग्रोथ है मेटाफाइसिस, ठीक है। मैं ज़रा आपको वहाँ से पढ़ा देता हूँ इसको खोल के। अच्छा, so is the zone of the active growth before epiphyseal fusion. The metaphysis is richly supplied with blood through an arteries. This is the common site of the osteomyelitis in children because the bacteria or emboli are easily trapped in the hairpin beds causing infarction. ये आपको समझ आ गई है। यहाँ पे जो हमारे पास असल में एक बात यूँ होती है कि यहाँ पे जो मेटाफाइसिस है ना, मैंने दूसरे में आपको समझाया है। अच्छा, तो इस बात का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये मेटाफाइसिस है ना, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है ना, तो देखें इसके आगे तो फिर कोई जगह नहीं है ना, देखें इनके आगे कोई जगह है नहीं है, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगे तो उनमें एनास्टोमोसिस नहीं है, कोलेटरल यानी बाईपास सर्कुलेशन नहीं है, जो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस की थी। तो यहाँ पे चांस है कि अगर कोई बैक्टीरिया आ गया तो वो यहाँ पे रहेगा काफ़ी अरसे के लिए, क्योंकि उससे निकलने का इतना आसान रास्ता आपके पास नहीं है। सो दैट मीन्स कि वो कोई इन्फेक्शन वाला कंडीशन काज करेगा तो आइटस वाला कोई होगा। तो कौन सा आइटस है? So that will be causing the osteomyelitis in children because the bacteria and emboli are easily trapped in the hairpin bands causing infarction. After the epiphyseal fusion, जब एपिफिजियल की फ्यूजन हो जाती है, vascular communication is established between the metaphyseal but had no more in arteries and is no longer subjected to the osteomyelitis. अच्छा, अब दरमियान में क्या दरार था? दरार ये जो था ना, ये ग्रोथ प्लेट था, इसको एपिफाइजल प्लेट भी कहते हैं। अब जब ये फ्यूज़ हो गया, इसमें ग्रोथ हो गई तो एडल्ट बोन बन जाएगा ना, एडल्ट तक ये फ्यूज़ नहीं था। तो ये जब उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा तो फिर हमारे पास इसकी जो एपिफाइसिस की जो आर्टरीज होंगे वो इसके साथ इलास्टोमोसिस बनाएंगे मेटाफाइसिस आर्टरी के साथ। तो फिर हो सकता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो यहाँ से निकल जाए और यहाँ पे रुक ना पाए, तो शायद हो सकता है कि क्या हो, कि फिर इशू कोई ना हो, ठीक है, फिर ऑस्टियोमाइलिटिस काज ही ना हो। तो ये हो गया जी सारा चीज़, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं एपिफाइजल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसकी जो एज है वो 7 ईयर्स है, तो उसके जो है यहाँ पे आपको एक ब्लैक सी लाइन नज़र आएगी, ठीक है ना, ये पूरा बोन है। तो आप कहोगे अच्छा ये तो यार फ्रैक्चर है, लेकिन ये फ्रैक्चर नहीं होता। फ्रैक्चर क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पास यहाँ से आप ये नॉलेज लेके जाए, एनाटॉमी का नॉलेज, कि ऐसा जो होता है वो इसलिए नहीं होता कि जो एपिफाइजल प्लेट हमारे पास होती है वो क्या होता है, क्योंकि वो एक कार्टिलेज की फॉर्म में होती है, मैंने कहा है आयरन कार्टिलेज है, तो उससे एक्स्ट्रा पास होती है तो वो ब्लैक नजर आएगा आपको, लेकिन वो फ्रैक्चर नहीं है। आफ्टर 15 ईयर्स एडोलेसेंसी के बाद फिर वो ख़त्म हो जाती है, उसमें जो ग्रोथ है वो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ कार्टिलेज को एपिफाइजल एंड मेटाफाइजल दोनों आर्टरीज जो है वो क्या कहते हैं, वो उनको सप्लाई करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है ना, यहाँ से एपिफाइजल आर्टरी, यहाँ से मेटाफाइजल आर्टरी, दोनों उसको सप्लाई करते हैं इस वाली जगह को, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जी कि व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन्स। तो बिफोर डिस्कसिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन्स, उससे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी है उसको मैं ज़रा रिवाइज करता हूँ और आप लोग को एक और डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, ऑस्टियन जो होता है, हम कहते हैं कि द प्राइमरी एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉर्टिकल बोन जो होता है उसको हम ऑस्टियन कहते हैं, ठीक है, या इसको जी जो है हमारे पास है हेवर्शन सिस्टम में। तो देखिए ये हमारे पास जो है ऑस्टियन है, ठीक है, ये सारे, और इसमें अगर आप देखें तो ये सर्कुलर रिंग्स है ना, सर्कुलर ये जो सारी की है, जो ये जो सर्कुलर, तो इस सर्कुलर रिंग्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड लेमेलाई, ठीक है, और ये कॉम्पैक्ट बोन में होंगे। ये जब स्पॉन्जी बोन में होंगे तो फिर ट्रेबिक्युलाई होंगे, ठीक है, वहाँ पे इसको ट्रेबिक्युलाई हम कहते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास है लेमेलाई। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, ऑस्टियोसाइटिक, ठीक है। तो ये जो सेल्स यहाँ पे होते हैं तो ये एक स्पेस में होते हैं एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड लेक्यूनाई,
ठीक है। और फिर एक लिक्विनाइड दूसरे के साथ अटैच है स्पेंडल्स के जरिए, इन स्पेंडल्स के जरिए, एंड इन स्पेंडल्स को हम कहते हैं दिस आर कॉल्ड अ कैनेलिक्यूलाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो दरमियान में ये जो सारा ट्यूब गई है ओपन, तो ये चूंकि हेवर्शियन सिस्टम है जो कि कॉम्पैक्ट बोन में होती है, तो इसको हम कहते हैं हेवर्शियन कैनाल। कौन सा कैनाल? हेवर्शियन कैनाल। ठीक है, इसको कहते हैं ऑस्टियोनिक कैनाल, सेंट्रल कैनाल, बट अब सिर्फ हेवर्शियन कैनाल लिख रहे हैं। जो हमारा बीडी चौरासी बुक है उसमें सिर्फ हेवर्शियन कैनाल मेंशन है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो पर्पल कलर एक 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 ट्यूब गई है, तो ये एक हेवर्शियन कैनाल को दूसरे हेवर्शियन कैनाल के साथ मिलाती है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो इसको हम कहते हैं वोल्कमैन्स कैनाल। ठीक है, तो दिस इज द वोल्कमैन्स कैनाल। तो ये थोड़ा सा उसके हवाले से डिस्कशन थी जो मैंने कर दी। हमारे पास अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो एक आर्टरी जाती है बोन में, वो थ्रू कम्पैक्ट बोन जाती है। ठीक है, एंड वो एक फ्रेमन के थ्रू जाती है। इस फ्रेमन को मैं यहाँ से इंडिकेट करता हूँ। ठीक है ना, देखिए हमारे पास ये देखें यहाँ पे एक फोरामेन है, और अगर आप देखें तो इस फोरामेन को मैंने ओब्लीक कर दिया। तो ये जो ओब्लीक फोरामेन है और जिसमें आर्टरी जाएगी, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। और जो आर्टरीज में गई, सो एज न्यूट्रिएंट फोरामेन है, सो द आर्टरी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट आर्टरी। और जब ये आ जाती है तो थ्रू कम्पैक्ट बोन से होके ये मेडुलरी कैविटी में आ जाती हैं, ये इस तरह, और फिर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ऊपर एंड नीचे। ऊपर वाली को हम कहते हैं असेंडिंग ब्रांच, एज ए फॉर एराइजिंग अप। ठीक है, और नीचे जो गई इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ब्रांच। ऊपर जो जाती हैं तो ये कुछ ब्रांचेस यहाँ पे दे देती हैं, और चूंकि इसको हम मेटाफाइसिस आर्टरीज कहते हैं, तो इनके लिए कुछ बाहर से भी आर्टरीज आती है जिसको हम मेटाफाइसिस आर्टरी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन कुछ आर्टरीज ये भी सप्लाई करती है असेंडिंग ब्रांच ऑफ द न्यूट्रिएंट आर्टरी, और नीचे जो है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द न्यूट्रिएंट आर्टरी यहाँ पे सप्लाई करती है। ठीक हो गया ना? तो ये सारा था न्यूट्रिएंट आर्टरी की डिस्कशन। फिर हमारे पास है ये जो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी भी डिस्कस की है एनास्टोमोसिस वाला, के चिल्ड्रन में वो ऑस्टियोमाइलाइटिस, और उधर से जो है आप दोबारा देख लें। न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई मिडिल, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेड्यूलरी कैविटी को ये सारा सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट आर्टरी, और इनर टू थर्ड, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनर टू थर्ड ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, यहाँ तक ये जो है ना ये, तो इसके इनर टू थर्ड बी जो है कौन सप्लाई करता है? द न्यूट्रिएंट आर्टरी। ठीक है, और जो आउटर वन थर्ड है तो वो कौन सप्लाई करेगा? सो अभी वो आएगा भी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऊपर ऑस्टल आर्टरी सप्लाई करेगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ऐसी चीज़ें सीखोगे ना कि कभी नहीं सीखी होगी। कि what does that mean? The nutrient foramen is directed away from the growing end of the bone. The direction are indicated by a jingle. To the elbow I go, jingle means a गीत. To the elbow I go, from the knee I flee. जैसे पहले भी मैंने कहा था ना कि न्यूट्रिएंट आर्टरी की जो फोरामेन है वो हमारे पास ओब्लिक होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये कैसे होगा? ये अवे फ्रॉम द ग्रोविंग एंड ऑफ द बोन होगा। अब जैसे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि या इस पिक्चर में आप देखें तो जो एपिफाइजियल प्लेट है जिसको हम ग्रोविंग प्लेट कहते हैं, जो बोन ग्रो करता है वो इसके थ्रू करता है। तो एपिफाइसिस तो दो है, ये भी है, लेकिन प्लेट मैंने एक ड्रॉ किया था। इसका मतलब ये है कि इसकी ग्रोथ एक ही साइड पे होगी, दोनों साइड पे नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो फोरामेन है न्यूट्रिएंट फोरामेन, तो ये हमेशा अवे फ्रॉम दैट ग्रोविंग एंड होगा। सो ये जो जिंगल है इसे हम इस तरह याद कर सकते हैं कि टू द एल्बो आई गो, तो ये हमेशा एल्बो की तरफ जाएगा। ये जो फोरामेन है ना इसकी डायरेक्शन एल्बो की तरफ होगी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो बोन है ना, यहाँ पे तो ये ह्यूमरस बोन है ना, और यहाँ पे जो बोन है तो रेडियस एंड अल्ना है, तो इनकी डायरेक्शन ऐसी है, टूवर्ड्स द एल्बो है। तो इन दो बोन्स में, इन दो रेडियस अल्ना में और ह्यूमरस में अगर आप देखें तो इनकी डायरेक्शन जो न्यूट्रिएंट फोरामेन की होती है वो टूवर्ड्स द एल्बो होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टू द एल्बो आई गो, यानी कि वो फोरामेन कह रही है कि मैं एल्बो की तरफ जा रहा हूँ। और फ्रॉम द नी आई फ्ली, और नी से तो मैं वापस जा रहा हूँ, उसके अवे जा रहा हूँ। देखे तो ये से यहाँ पे हमारे पास क्या है? टीबिया एंड फिब्यूला है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? फीमर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इससे अवे जा रहा है तो इसका जो ग्रोविंग एंड है वो यहाँ पे होगा, टूवर्ड्स द नी होगा। ठीक है ना, और इसी तरह टीबिया एंड फिबुला का भी ग्रोविंग एंड जो है वो टुवर्ड्स द नी होगा, क्योंकि ये हमेशा अवे होगा। द न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द ग्रोविंग एंड ऑफ द बोन। और इसी तरह से ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस से अगर ये जो न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द एल्बो जा रही है, तो मतलब ये है कि इसकी जो ग्रोविंग एंड होगी वो यहाँ पे होगी।
इसीलिए जो एक्सरे में आप उठाते हो तो यहाँ पे आपको वो जो चिल्ड्रन 5 to 6 ईयर्स का होगा तो वहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आएगी। आप शायद मिसकंसेप्चुअली आप ये कहो कि ये फ्रैक्चर है, बट वो फ्रैक्चर होता नहीं है। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें हैं। फिर पेरिओस्टल आर्टरी है, ठीक है, आउटर वन थर्ड। रेमिफाई का मतलब होता है ब्रांचेस, वो ब्रांचेस देता है। एपिफाइजल आर्टरी जो है वो बाहर से खुद एपिफाइजल आर्टरी आती है, ठीक है, ये बाहर से जो है, ये देखिए बाहर से एक अलग सोर्स है, ये न्यूट्रल आर्टरी की ब्रांचेस नहीं है। एंड देन वी आर हैविंग मेटाफाइजल आर्टरीज, तो वो भी बाहर से भी आती है, और इंटरनली भी इनकी जो कुछ ब्रांचेस होती है तो वो कौन देता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस ऑफ द न्यूट्रल आर्टरी दे देती है। ठीक है, फिर ये इन्होंने कहा है कि जी अदर बोन्स, सो ये भी आप लोग खुद देख लें। नर्व सप्लाई ऑफ द बोन्स, सो नर्व accompany द ब्लड वेसल्स, मोस्ट ऑफ देम आर सिम्प्टोमेटिक एंड वैसोमोटर इन फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको इस चूंकि इस बुक में इतनी क्लियर नहीं है, मैं आपको दोबारा मैं यहाँ से बता देता हूँ, एंड दैट इज द वेनस ड्रेनेज। ठीक है, सो वेन्स आर न्यूमरस एंड लार्ज इन द कैंसरस रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड मैरो कह सकते हो। ठीक है, यानी कि मतलब ये है कि जो कैंसरस बोन्स होती है तो वहाँ पे ये ज्यादा होती है। इसको हम कहते हैं बेजी वर्टिब्रल वेन्स, के एग्जांपल ये है। ठीक है, और जो कंपैक्ट बोन होता है ना, कंपैक्ट बोन में जिस तरह भी हमने क्या कहा कि कंपैक्ट बोन में हमारे पास दो तरह की बोन है ना, एक पेरिओस्टियल आर्टरीज थी और एक हमारे पास जो है न्यूट्रेंट आर्टरी थी जिसके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस थी। तो हम ऐसे कहेंगे कि न्यूट्रेंट वेन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस ऑफ द न्यूट्रेंट वेन। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि एक्कम्पनी आर्टरीज का मतलब ये है कि वही सेम नेम होंगे जो कि आर्टरीज के थे, उसी तरह उस और उसके साथ ही जाएंगे। अगर ये आर्टरी जा रही है, उसको ब्लड लेके जा रहा है, तो वापस में वहां से वेन आ रहा है और सेम नेम होगा उसका। ठीक है, अच्छा, इन द कॉम्पैक्ट बोन द कंपनी आर्टरीज इन द वोल्कमैन्स कैनाल। वोल्कमैन्स कैनाल क्या है, इससे पहले वीडियो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज है तो वो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, पेरिओस्टल ब्लड वेसल्स को वो कंपनी करती है, तो कंपनी का मतलब है कि सेम नेम होगा और सेम ही एक जगह में वो जाएंगे। ठीक है, और तमाम की तमाम जो होती है वो सेंसरी नर्व इनकी होती है। ठीक है, कह रहे हैं कि फ्यू ऑफ देम आर सेंसरी। अच्छा, फ्यू ऑफ देम वो कह रहे हैं कि सेंसरी है। ठीक है, जबकि जो होती है, अच्छा जी, अब इनकी नर्व सप्लाई है। सो नर्व सप्लाई कहते हैं कि फ्यू ऑफ देम आर सेंसरी व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द आर्टिकुलर एंड्स एंड पेरिस्टम ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ठीक है, वर्टेब्रा एंड टू लार्ज टू फ्लैट बोन्स। फिर डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स है, तो स्टूडेंट ज़रा ये देख लेते हैं, एंड देन ये चीज़ें फिर आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज़रा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंड फिर ये मेडिको लीगल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, तो ये आप लोग फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ेंगे, तो इसी से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा इंशाल्लाह, तो इसी को आप बिल्कुल ना पढ़ो, बस मज़े करो, डायरेक्ट कार्टिलेज पे चले जाओ। तो कार्टिलेज में आपको भी पढ़ाता हूँ कुछ टाइम में, फिर हमारा वो ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होगा। मैं अच्छा ज़रा आपको डेवलपमेंट और ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स के हवाले से समझाता हूँ। सो बोन्स आर फर्स्ट लेट डाउन एज मेसेंटेरियल कनेक्टिव टिश्यू कंडेंसेशन, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। ठीक है, ये तो सिंपल है। फिर कन्वर्जन ऑफ द मेसोडर्मल मॉडल्स इनटू बोन इज कॉल्ड इंट्रामेम्ब्रेनस और मेसेंकाइमल ऑसिफिकेशन। जैसे पहले वीडियो में मैंने कहा था, अगर उसमें दरमियान में कोई कार्टिलेज नहीं बना, उसी मेम्ब्रेन से डायरेक्ट बोन बना, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रामेम्ब्रेनस या मेसेंकाइमल ऑसिफिकेशन, क्योंकि मेसेंकाइम से बन जाता है। ठीक है, और इनको हम डर्मल या मेम्ब्रेनस बोन्स कहते हैं। हावेवर मेसोडर्मल स्टेज में पास थ्रू कार्टिलेजिनस स्टेज, इसमें एक ट्रांजिशन, एक इनडायरेक्ट स्टेज दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, और ड्यूरिंग द सेकंड मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, सो कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेजिनस मॉडल इनटू द बोन इज कॉल्ड इंट्राकार्टिलेजिनस, वो तो हो गया है। फिर कहते हैं कि ऑसिफिकेशन के जो सेंटर्स, एक प्राइमरी सेंटर है, सेकेंडरी सेंटर है। प्राइमरी सेंटर जो कि बिफोर द बर्थ जो है, यूजुअली ड्यूरिंग 8th वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और उसी से जो है हमारे पास बोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी सेंटर जो है वो आफ्टर बर्थ शुरू हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि उसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज द लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड अपर एंड ऑफ द टीबिया, दो एक्सेप्शन है। ठीक है, लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड अपर एंड ऑफ द टीबिया। मैनी सेकेंडरी सेंटर्स अपीयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्या तक चीज क्लियर है कि नहीं है? द सेकेंडरी सेंटर्स, मैंने कहा कि सेकेंडरी सेंटर्स जो है वो आफ्टर बर्थ जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि इनकी ऑसिफिकेशन आफ्टर बर्थ होती है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो स्पंजी बोन्स होती है ना, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो एपिफाइसिस होती हैं, तो एपिफाइसिस जो होती हैं वो न्यू बर्न के अगर आप एक्सरे ले लो तो उनके एपिफाइस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इस तरह आपको लॉन्ग बोन नजर आएगा, जो कम्पैक्ट बोन है, जो शाफ्ट होता है, डाइफाइसिस होता है।
ठीक है। तो स्पंजी बोन बाद में बनती है। सो एपिफाइसिस की जो सेंटर होती है तो वो सेकेंडरी सेंटर की इनकी ऑरिजिन है, ठीक है, जबकि शाफ्ट की जो है वो प्राइमरी सेंटर उनकी ऑरिजिन होता है। लेकिन कहते हैं सेकेंडरी सेंटर्स अपीयर आफ्टर बर्थ विद द फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड अपर एंड ऑफ द टीबिया। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको हम प्राइमरी में डाल सकते हैं अगर ऐसा है, क्योंकि ये जो है ना ये 9 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये जो है तो फिर इनको प्राइमरी में डालना चाहिए ना। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी को सिर्फ और सिर्फ हमने इस बेस पे डिवाइड नहीं किया कि जी जो उसमें डेवलप होते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में तो प्राइमरी होगा और उसके बाद सेकेंडरी नहीं, उसके डिफरेंट फंक्शंस भी है, उसकी बाकी भी चीज़ें। अब जैसे कि इनके दरमियान जो है ना इसके जो एपिफाइसिस प्लेट और ये चीज़ें होती है तो उसमें तो ग्रोथ होता है ना, तो वो क्या डायफाइसिस में होता है? नहीं होता, ठीक है ना। इसमें हम डिस्कस करते हैं कार्टिलेज। सो कार्टिलेज की डिफिनीशन ये है कि इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कंड्रोसाइट्स होते हैं। बोन में ऑस्टियोसाइट्स थे, ठीक है, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, ऑस्टियो मीन्स बोन, एंड फाइबर्स होती है कोलेजन या फिर येलो इलास्टिक, ठीक है, embedded in a film gel-like matrix which is rich in a mucopolysaccharide. It is much more elastic than bone. ये इलास्टिक होता है ना, जाहिर बात है। फिर है कार्टिलेज हैज़ नो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स। याद रखिए फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है ना कोई कार्टिलेज है, ठीक है, ये कोई कार्टिलेज है, इसके अंदर कोलेजन वगैरह है और यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल में ब्लड आ गया। अब ये चूंकि इसके अंदर ब्लड जाता ही नहीं है तो यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स है ऑक्सीजन या बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, यहाँ पे निकल जाता है, एंड देन चूंकि इसकी कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो ये अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। इसकी कोई ना लिम्फ होती है, ठीक है। इट इज़ लाइन बाय फिब्रस मेम्ब्रेन जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, वहाँ पे हम उसको जो है क्या कहते हैं हम पेरियोस्टियम कहते थे, वहाँ पे आप पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज हैज़ नो पेरिकॉन्ड्रियम। अब यहाँ पे जो एपिफाइसिस प्लेट के ऊपर हमारे पास क्या था, जो कार्टिलेज था, जो हाइलिन कार्टिलेज थे या जो भी होते हैं, लेकिन जो कि जॉइंट्स बनाते हैं तो उनकी कोई पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, सही है ना। फिर हमारे पास है व्हेन कार्टिलेज कैल्सिफाइज तो जब ये कैल्सिफाई हो जाता है तो कॉन्ड्रोसाइट्स डाई एंड कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन लाइक टिश्यू, तो वो बोन बन जाता है, ठीक है। फिर ये ज़रा डिफरेंसेस है, आप देखें कि इसमें जो है कैल्शियम साल्ट्स होती है, इसमें नहीं होती। रिच नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सारी चीज़ में वो नहीं होती। फिर है बोन मैरो प्रेजेंट, इसमें नहीं हो सकता। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, भले इसको अपने याद रखना, ठीक है। ग्रोथ इज अपोजिशनल एंड इंटरस्टिशियल, ठीक है, यानी कि विद एंड ग्रोथ इज ओनली बाय अपोजिशन बाय सरफेस डिपोजिशन, ठीक है। कंट्रैक्शन प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मैट्रिक्स हैज इनफ्लेक्सिबल मटेरियल कॉल्ड ऑसिन। ऑसिन इसमें होता है, इसमें ऑसिन नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप उसको याद रखें। पर टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस है तो एक टेबल से मैं ही आपको समझा देता हूँ, फिर ये चैप्टर वाइंड अप कर देते हैं एंड उसकी जो एमसीक्यूज है आप उनको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स मुझे बता देने हैं, ठीक है, ताकि कोई सर आता है कि नहीं आता। अच्छा तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करते हैं इनकी लोकेशन। तो हाइलिन कार्टिलेज जो होता है इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द लॉन्ग बोन्स, स्टर्नम, रिब्स, ठीक है, नेजल एंड सम लेरेंजियल कार्टिलेजेस में हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होता है। लेकिन फिब्रो कार्टिलेज कहाँ पे होता है? सो द इंटरवर्टेब्रल डिस्क ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस यानी कि ये एक हिप बोन है, ये एक हिप बोन है, दूसरा हिप बोन है, तो यहाँ पे जो प्यूबिक सिम्फिसिस है तो वहाँ पे ये वाला बोन होता है, ठीक है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबुलर बोन के दरमियान जो जॉइंट होती है, ठीक है, ये एक मैंडिबुलर बोन है फॉर एग्जांपल और ये टेम्पोरल बोन है, ठीक है, तो उनके दरमियान जो जॉइंट होती है उसमें होता है स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट, स्टर्नम एंड क्लाविकल के दरमियान जो जॉइंट होता है, ठीक है। और फिर कलर जो है ये तो आप तीनों का खुद याद रखें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज के एमयू के आते हैं, यूएचएस के आते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं, सो दिस शुडंट बी फॉरगेटन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। अपीयरेंस जो मुश्किल बहुत है क्योंकि आपने सिर्फ फिल्टर लगाना है, ये तो सारी हिस्टोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये जो अपीयरेंस है, फिर फाइबर्स है वेरी थिन और न्यूमरस, और ये इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबल है, मोर फर्म स्ट्रॉन्ग एंड ये मोर फ्लेक्सिबल है, तो ये सारी चीज़ें अपने अपनी बुक से इसको रटा करके याद रखनी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझाता हूँ। अब ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेजेस, सो ई से जो चीज़ें आती है वो मोस्टली इसमें है, जैसा कि ईयर पिन्ना हो गया, ठीक है, जो उसमें चीज़ें होती है। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस हो गया, वो भी ये है। यूस्टेशन ट्यूब देखिए ये भी ई से स्टार्ट है। एपिग्लॉटिस हो गया, वो भी ई से स्टार्ट है। वोकल प्रोसेस ऑफ द रेटिनाइट कार्टिलेज, रेटिनाइट कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज होता है, उसकी वोकल प्रोसेस कौन सी है, मैं आपको दूसरे पिक्चर में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पे नेजल एंड लेरेंजियल कार्टिलेज, तो वो तो आपका हो गया।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे ना, तो ये हमारे पास जो है ना, ये लैरिंग्स का एक मॉडल है, ठीक है, और ये एपिग्लॉटिस है, ये देखिए एरेटिनॉइड है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है, और ये कॉर्निक्यूलेट, एंड उसके ऊपर फिर हमारे पास दूसरा कार्टिलेज होता है जिसको हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये सारे जो है ये लंग्स में होते हैं। मैंने सिर्फ आपको कार्टिलेजेस दिखाने थे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। बाकी आप लोगों ने पे याद करने हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड जो क्वेश्चंस गिवन है चैप्टर के एंड में, उनका आंसर आप ज़रूर दीजिए, और फिर मैं आपको ट्रू करके दूंगा। अगर आप लोग आंसर देते हैं तो फिर मैं आपको उसका ट्रू आंसर्स एक मैं या तो अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको ट्रू आंसर्स पिन करके दे दूंगा। लेकिन आपने रिस्पॉन्स ज़रूर देना है, नहीं देना तो फिर तो मैं भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।